लोकसभा चुनाव से पहले सीएम का धुआंधार चुनाव प्रचार। सहारनपुर, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में प्रबुद्ध सम्मेलन में हुए शामिल, विरोधियों पर जमकर किए वार। मुख्तार अंसारी को धर्मेंद्र यादव ने दी श्रद्धांजलि। स्थित मुख्तार अंसारी के आवास पहुंचे परिजनों से की मुलाकात, परिवार वालों को बनाया ढांढस। ज्ञानव्यापी व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश से प्रभावित नहीं हुई नमाज, पूजा और नमाज अपनी अपनी जगह रहे जारी। बदायूं में आतशबाजी की दुकान में विस्फोट से हादसा, अचानक भरभराकर गिरा मकान, मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना। कानपुर में नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर से नीचे गिरी तेज रफ्तार कार सवार 3 युवकों में से एक की मौत, हादसे में से मचा कोहराम। यूपी में इस बार सबसे ज्यादा सताएगी गर्मी, 6 जिलों में 40 तक पहुंचेगा तापमान, अप्रैल से ही जारी हुआ हीट वेव का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार जारी है। सीएम योगी आज इस कड़ी में 3 जिलों के दौरे पर रहे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनसभा में भारी भीड़ रही। हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में प्रबुद्ध सम्मेलनों में सीएम योगी ने विरोधियों पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। सीएम ने कहा, जो लोग आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भारत के विकास के लिए अवरोधक हैं, विकसित भारत के मार्ग पर बैरियर हैं। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनाते हैं। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है। दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, जब मैंने यहां पे चुनाव की बात कही तो लोगों ने कहा, अरे साहब यहां पे तो एक सरकार का एक मंत्री ऐसा है कि जो उसके सामने कौन बोल पाएगा। यानी सरकार के संरक्षण में और आम जनता की आवाज को किस कदर बंद कर दिया जाता था। व्यापारी असुरक्षित, बेटी असुरक्षित, नौकरी पेशा वाला असुरक्षित, अन्नदाता किसान असुरक्षित, युवा का भविष्य असुरक्षित। सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे। और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे, आज वे असुरक्षित हुए हैं। और जनता जनार्दन, बेटी हो, व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है। जो लोग आज भी मोदी जी पर उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वे भारत के विकास के अवरोधक हैं। वे विकसित भारत के मार्ग के बैरियर हैं। हमें उस बैरियर को हटाना पड़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में एक सुरक्षित और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको कार्य करना होगा। और इस दृष्टि से चुनाव महत्वपूर्ण है। इन चुनावों के लिए पब्लिक को बताना, क्योंकि यहां पे तीसरे चरण में चुनाव होंगे और तब तक गर्मी भी चढ़ चुकी होगी। और बहनों भाइयों, उस समय हमें किसी भी प्रकार की प्रवाह के बगैर मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जिन्हें भी अपना प्रत्याशी बनाया है, उन प्रत्याशियों के पक्ष में अपना एक एक वोट पोल करने के लिए आम जनता जनार्दन को तैयार करना है। और ये हाथरस की तो अपनी पहचान है। दाऊ जी की तो भूमि है ही, साथ साथ हींग की खुशबू देश के अंदर भी जा सके, वहां तक पहुंचाने के लिए अनूप वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए अपना प्रत्याशी बनाया है। ये जो सकारात्मक वातावरण पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर देखने को मिला है, अद्भुत है।
दुनिया इसके प्रति अभिभूत है और हम भारतवासियों का दायित्व भी बनता है। एक तरफ वे लोग हैं जिनके लिए फैमिली फर्स्ट एकमात्र उनके जीवन का मिशन है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में यह मंच भी है जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम के उन मूल्यों के साथ जो जीवन जीते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाले मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। एक तरफ स्वार्थी परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद को अभित बना लेता है और दूसरी तरफ मोदी का परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस बात की परवाह के बगैर कि कुर्सी जानी है तो चली जाए, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जनपद का विकास अवरुद्ध नहीं होना है। ये है विकास और सकारात्मक सोच के साथ नेशन फर्स्ट की थ्योरी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने यूपी से 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन 2019 के रिकॉर्ड को देखें तो बीजेपी की 16 सीटों पर हार मिली थी। ऐसे में 2024 में इन 16 सीटों पर जीत के लिए भाजपा ने स्पेशल रणनीति बनाई है। 7 सीटों पर पिछले चुनाव में हार चुके प्रत्याशियों पर दांव लगाया है, जबकि 5 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। 19 सीटों को जीतने का क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी, लेकिन ये जीत 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम रही। भाजपा 16 सीटों पर चुनाव हार गई। अब 2024 में इन 16 सीटों पर जीत के लिए भाजपा ने स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन सवाल है क्या बीजेपी यूपी में 80 सीटें जीत पाएगी। 16 हारी सीटों में 7 सीटों पर 2019 में चुनाव में हार चुके प्रत्याशियों पर दांव लगाया गया है, जबकि 5 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए हैं। इनमें से जिन 2 सीटों पर बसपा सांसद जीते थे वो अब भाजपा ज्वाइन कर बीजेपी की ताकत को बढ़ा रहे हैं। 16 सीटों पर प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, एसपी सिंह बघेल समेत 10 बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इतना ही नहीं, प्रत्याशियों को टिकट देने से लेकर प्रचार और ग्राउंड लेवल पर वर्किंग के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया है। 2019 में बीजेपी की हारी हुई सीटों की बात करें तो 16 सीटें ओबीसी और दलित बाहुल्य हैं। भाजपा पूर्वांचल की 6 सीटों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हारी थी। इनमें 2 सीटें ऐसी भी थीं जिन पर जीत हार का अंतर 30,000 से कम था, जबकि 6 सीटों पर 1 लाख वोटों से कम के अंतर पर हार जीत हुई थी। यूपी की हारी हुई 16 लोकसभा सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी ने अपने तर्कस के हर तीर का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। भाजपा ने 16 सीटों पर प्रत्याशियों के चुनाव में जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। अभी तक घोषित प्रत्याशियों में 5 सवर्ण, 6 ओबीसी और 2 दलित हैं, जबकि 2019 में 7 सीटों पर सवर्ण प्रत्याशियों को मौका दिया गया था। जिन 3 सीटों पर भाजपा को चुनौती मिल सकती है, वहां अब फाइनल जीत के लिए रणनीति बन रही है। 3 सीटों में गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली, अखिलेश के प्रभाव वाली मैनपुरी और मुख्तार अंसारी के वर्चस्व वाली गाजीपुर सीट है। हारी हुई सीटों पर 1 साल में सीएम योगी ने 70 से अधिक दौरे किए हैं। 16 सीटों पर जीत के लिए भाजपा करीब 1 साल से काम कर रही है। यही नहीं, पीएम मोदी का भी इन सीटों पर फोकस है। भाजपा जिन 16 सीटों पर हारी थी उनमें 70% सीटें दलित और ओबीसी बाहुल्य हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 10 बड़े दलित ओबीसी वर्ग के नेताओं को शामिल किया गया है। ये इन सीटों पर प्रचार में फोकस करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान रखते हुए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, असीम अरुण जैसे नेताओं को शामिल किया गया है। माना जाता है कि इन नेताओं का अपने वर्ग के वोटर्स पर प्रभाव है। यादवों को साधने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पिछले 6 महीने में 3 बार यूपी आ चुके हैं। तस्वीर साफ है, बीजेपी 2019 में सभी हारी हुई सीटों को जीतने के लिए व्यूह रचना कर चुकी है। रविवार को मेरठ से पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार शंखनाद भी किया। ऐसे में 2019 की हारी हुई सभी लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में बीजेपी की नई रणनीति इस बार कितनी सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और इसी बीच बागपत से खबर आ रही है। अमरपाल शर्मा के नाम से खरीदा गया पर्चा। अमरपाल शर्मा के नाम से खरीदने पहुंचे कलेक्ट्रेट। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा हो सकते हैं सपा के प्रत्याशी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर
पुलिस बल रहा मुस्तैद। नामांकन स्थल पर जांच के बाद मिल रहा प्रवेश। बागपत से खबर, अमरपाल शर्मा के नाम से खरीदा गया पर्चा। सपा नेता और पूर्व विधायक है अमरपाल शर्मा। 6 से अधिक ग्राम प्रधान रहे मौजूद। नामांकन स्थल पर जांच के बाद ही मिल रहा प्रवेश। अमरपाल शर्मा के नाम का पर्चा खरीदने पहुंचे कलेक्ट्रेट। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा हो सकते हैं सपा के प्रत्याशी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कुलदीप पंडित हमारे संवाददाता हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बात की जाए तो अमरपाल शर्मा भूतपूर्व विधायक हैं और जिस तरीके से उनकी जो क्षेत्र में लोकप्रियता है उसको देखते हुए सपा उन पर दांव लगा सकती है क्या? बिल्कुल विकास, बता दूं आपको कि यहाँ पर मनोज चौधरी को प्रत्याशी बनाकर भेजा गया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन भारी विरोध के चलते अभी उस पर कयास लगाए जा रहे हैं। और कहीं न कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से अमरपाल को आश्वासन मिला है और उन्होंने एक सभा को भी यहाँ पर सभा की गई है, सभा के साथ साथ यहाँ पर लोगों से जनसंपर्क भी उसने तेज कर दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो अमरपाल शर्मा का टिकट फाइनल हो जाएगा और उसके बाद वह प्रभावी रूप से चुनाव में सक्रिय रहेंगे। कहीं ना कहीं साफ तौर पर है जिस तरह से उन्हें आश्वासन मिला है उसके बाद ही उन्होंने जनसंपर्क शुरू किया है और ब्राह्मणों को सेंधने के साथ साथ और उपजातियों में भी उन्होंने अपनी अच्छी एक पैठ बना ली है। हालांकि आज जो आधा दर्जन से अधिक ग्राम प्रधान थे, आज वे वहां पहुंचे थे और उन्होंने अमरपाल शर्मा के नाम से अपना पर्चा लिया है, पर्चा खरीदा है वहां पर और नामांकन करेंगे 3 तारीख को। जी, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका। 6 से अधिक गांव के ग्राम प्रधान मौजूद रहे। अमरपाल शर्मा के नाम का पर्चा खरीदने पहुंचे कलेक्ट्रेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पीलीभीत में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम भी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कल 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचेंगे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पीलीभीत के वरिष्ठ भाजपा नेता सहित अध्यापक, डॉक्टर, प्रोफेसर जैसे तमाम प्रबुद्ध लोग इकट्ठा होंगे। पीलीभीत में गांधी परिवार के गढ़ में भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को जीत दिलाने के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही है और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पीलीभीत में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार उसकी तैयारियों में प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। उनके आने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इतना ही नहीं, जितिन प्रसाद की उम्मीदवारी को और अधिक मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे 9 अप्रैल को पीलीभीत, ऐसी भी सूचना है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पीलीभीत पहुंचेंगे और लगातार जितिन प्रसाद की उम्मीदवारी को मजबूत करेंगे। पीलीभीत से कुलदीप कल्प, के न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। ऐसे में कन्नौज लोकसभा सीट से सभी प्रत्याशी मैदान में है, जबकि सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल कन्नौज आ रहे हैं। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। के न्यूज संवाददाता ने सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान से खास बातचीत की। बातचीत में जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस बार कन्नौज की जनता अखिलेश यादव की पुकार रही है और वह कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका, ऐसे में सभी प्रत्याशी मैदान में। काफी इंतजार के बाद में सपा का चिंताएं खत्म हुई हैं। अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिले, तो वो अपने कार्यकर्ताओं से मिले, इसीलिए आ रहे हैं। कैसे जनता को क्या देखिए, जनता जो है वो खुद समझ रही है। आज जो है संविधान बचाने की लड़ाई है और कहीं ना कहीं संविधान बचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनाव भी लड़ना है और वो चुनाव लड़ेंगे कन्नौज। सबको कहीं भाजपा हावी तो नहीं हो रही? देखिए, भाजपा के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे यहाँ का सांसद हो, ये वो झूठ की दुकान से निकले हुए लोग हैं कि हर बात में झूठ करते हैं। अभी लोहिया जो पार्क है उसमें एक लाइव डिबेट में इन्होंने कहा कि कन्नौज में गाय नहीं है और यहाँ गाय का कोई मुद्दा नहीं, जबकि यहाँ पर हालत तो ये है
कि जो गौशालाएं बनाई गई हैं तो उसका जो भूसा है, दाना है, वो मानिए सांसद जी खा रहे हैं या मुख्यमंत्री जी खा रहे हैं या कौन खा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। या तो ये झूठ बोल रहे हैं या इनके जो मुख्यमंत्री जी हैं वो झूठ बोल रहे हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी वो झूठ बोल रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कल अखिलेश जी आएंगे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा जाएगा। कन्नौज की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, कन्नौज से के न्यूज़ के लिए सीधे से। बागपत से एनडीए गठबंधन से रालोद प्रत्याशी राजकुमार सांगवान ने आज अपना नामांकन पत्र कर दिया। राजकुमार सांगवान अपने प्रस्तावकों के साथ बागपत जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी और रालोद के गठबंधन के चलते बागपत से राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजकुमार सांगवान ने कहा कि जयंत चौधरी ने उन्हें अपना विरासत सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया है, जिसके वह शुक्रगुजार है और मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नामांकन मैंने दाखिल किया है। एनडीए का प्रत्याशी हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत जी ने मुझे ऐसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कर्म भूमि है, ये वो पावन भूमि है जिस महापुरुष की मैंने बचपन से बिल्ले बांटने का काम किया। आज उसी विरासत की सीट पर चौधरी जयंत जी ने मुझे नामांकन करने के लिए मुझे भेजा है। मैं तो आशीर्वाद लेना हूँ क्षेत्रीय जनता का। नामांकन मैंने किया और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के सभी सम्मानित पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो सब चुनाव में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी संजीव चौरसिया का पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी शहर अध्यक्ष दीपू पांडे ने पुष्पगुच्छ और रामचरितमानस भेंट कर भव्य स्वागत किया और पार्टी पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव की चर्चा की। वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी संजीव चौरसिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए। सीबीआई और ईडी की छापेमारी पर कहा कि वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं और उनको जो सूचना मिलती है उसके आधार पर वो छापेमारी कर साक्ष्य एकत्र कर काम करते हैं। वो सरकार के आदेश पर काम नहीं करते हैं। जिस तरह से लोगों के पास कैश निकल रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के लोगों ने भ्रष्टाचार में लिप्त है। सब बातों को ध्यान आकृष्ट न करते हुए कल का जो इंडी गठबंधन की जो रैली कल हुई रामलीला में, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे आप लोगों का कि कल जितने भ्रष्टाचार में लिप्त सब लोग थे उन्हीं का नेतृत्व रामलीला मैदान में दिखाई दिया और वो अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए, यानी कि कोई जेल पर है, कोई बेल पर है, और उसके बाद भी अपने आप को इस बात को साबित करने में लगे हुए थे कि किस प्रकार से वो बेकसूर है। आपको पता है देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है न खाएंगे न खाने देंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 2019 में कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने इंडी गठबंधन से उनका टिकट नहीं दिए जाने पर नाराज होकर अपनी कांग्रेस पार्टी से अपनी बागपत बगावत करते हुए इंडी गठबंधन से प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद आगामी 3 अप्रैल को प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने का पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की फोटो भी चस्पा की गई है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी बगावत साफ दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, सचिन चौधरी लगातार कई दिनों से लोकसभा क्षेत्र में कई गांवों का दौरा कर रहे हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड कायमगंज द्वारा पेराई सत्र 2023-24 के दौरान चीनी मिल क्षेत्र के समस्त गन्ना किसानों का 100% गन्ना पेराई कर 31 मार्च को प्रातः पेराई सत्र का विधिवत समापन हो गया। आपको बता दें कि 27 नवंबर 2023 से प्रारंभ हुए पेराई के दौरान चीनी मिल द्वारा 13,800 कुंटल गन्ने की पेराई को 1,20,000 कुंटल चीनी का उत्पादन का निर्वाहन के रूप में वर्तमान पेराई सत्र में आज 31 मार्च को प्रातः विधिवत समापन हो गया। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह व मुख्य लेखाकार मेवालाल वासी ने जानकारी देते हुए बताया कि चीनी मिल द्वारा विगत वर्षों में सापेक्ष इस वर्ष 1% से अधिक रिकवरी प्राप्त कर जो विशेष उपलब्धि हासिल करने में सफलता हासिल की गई है। प्रभावित होने के दृष्टिगत रखते हुए सराहनीय परिणाम प्राप्त होने और चीनी मिल के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भारी प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2023-24 में चीनी मिल द्वारा खरीदे गए 47,98,53,हजार रुपये गन्ना मूल्यों से 36,10,31,000
1000 रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह की कुशल कार्यप्रणाली के चलते इस सत्र किसानों के लिए बहुत ही सुविधाजनक रहा। चीनी मिल द्वारा किसानों को बिना किसी असुविधा के गन्ना पेराई कार्य होने से गन्ना किसानों द्वारा भारी प्रसन्नता व्यक्त की गई। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया कि चीनी मिल एवं गन्ना उद्योग के प्रमुख सचिव, प्रबंधक निदेशक, जिलाधिकारी, संयुक्त प्रबंधक निदेशक, मुख्य गन्ना सलाहकार, प्रबंधक तकनीकी, प्रधान प्रबंधक वित्त तथा अन्य अधिकारीगणों के कुशल निर्देशन व कुशल मार्गदर्शन एवं मिल अधिकारियों व कर्मचारियों के कुशल संचालन से ही कायमगंज चीनी मिल का पेराई सत्र 2023-24 सकुशल संपन्न हुआ है। जो चीनी मिल का पेराई सत्र है, इसमें जो है विधिवत समापन हो गया है। तो इस पेराई सत्र के दौरान कितने गन्ने की खरीद की गई है और कितना चीनी का उत्पादन किया गया है? वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 में 13.01 लाख कुंटल गन्ने की खरीद की गई है, जिसमें से 1.2 लाख कुंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। तो इसमें इस सत्र का कितना पेमेंट हुआ है? गन्ने कितने की खरीद की गई, कितने मूल्य की, और कितना उसमें पेमेंट कर चुके और कितना प्रतिशत कर चुके हैं? इसमें 47.98 करोड़ रुपए का गन्ने की खरीद की गई है, जिसके 90 से 37.10 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। रिकवरी कैसी रही इस बार? रिकवरी भी हैवी पे हमारी 9.32% रही है। तो आगे क्या जो बाकी भुगतान रह गया है किसानों का, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए जो भी चीनी से बिकने पर राशि प्राप्त होती है, उसका टाइमिंग आदेश के अनुसार 80% भुगतान कृषकों को किया जा रहा है। कब तक की उम्मीद है आपके द्वारा? बाकी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो चीनी बिक्री होती है, जो भी हमें धनराशि प्राप्त होती है, हम गन्ना मूल्य खाते पर ले जाकर भुगतान किसानों को। और पिछले साल की अपेक्षा इस साल रिकवरी का क्या रिस्क होगा? पिछले साल हमारी 8.58% रिकवरी आई थी, इस बार हमारी 9.32% रिकवरी है, जो लगभग 7.74% अधिक। खबर बहराइच से है, जहां आज बड़ी संख्या में पीआरडी जवानों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया। पीआरडी जवानों का आरोप है कि ड्यूटी अब कम लगाई जा रही है, जिसमें उनका जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। जवान अपनी मांगों को मांग पत्र लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और पीआरडी जवानों का कहना है कि 100% ड्यूटी की जगह 20% ही ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च चलाना मुश्किल है। खबर बहराइच से है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर रुपीडीहा इंट्रीगेट चेकपोस्ट पर सभागार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत व नेपाल दोनों देशों के बीच हाई लेवल की मीटिंग हुई। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान सीमा पर सुरक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा की गई। साथ ही बैठक में भारत की तरफ से बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी, पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला सहित लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत व नेपाल के बांका, बदरिया और दांग सहित अन्य जिलों के अधिकारी स्वयं व वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। खबर आगरा से है, विजयनगर कॉलोनी में डकैती और हत्याकांड की वारदात से दहल गया है। केमिकल कारोबारी दिलीप गुप्ता के बेरहमी से हत्या कर दी गई है। 2 बाइक पर आए 4 लुटेरे और नौकरों ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। कारोबारियों की पत्नी को बदमाशों ने यातना देकर अधमरा कर दिया। विजयनगर पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। खबर गोंडा से है, जहां कटरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव की रहने वाली 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के रहने वाले 15 वर्षीय लड़के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की मां की तहरीर पर कटारा बाजार थाना पुलिस की आरोपी नाबालिग लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। दो फीट की दुल्हन और 5 फीट का दूल्हा देखकर सब हैरान रह गए। हीर रांझा और रोमियो एंड जूलियट की शानदार लव स्टोरी हमारे दिलों में एक खास जगह रखती है, लेकिन बहराइच जिले में रॉन्ग नंबर से प्यार और फिर शादी सबके बीच चर्चा का विषय बनी हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। हीर रांझा और रोमियो एंड जूलियट की शानदार लव स्टोरी हमारे दिलों में एक खास जगह रखती है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी इन दिनों चर्चा में है, और वो है 5 फीट के नौशाद अली और 2 फीट की सबल परवीन की।
दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए प्यार हुआ और फिर परिवारों की रजामंदी से उन्होंने 16 अगस्त 2022 को निकाह कर लिया। दोस्ती हम लोग काफ़ी 6-7 महीना तक हम लोग का दोस्ती टाइप से चला। उसके बाद इनको कब मतलब हमसे प्यार हो गया, ये इनको भी नहीं पता, नहीं हमको पता है ये सब के बारे में। उनके बाद इन्होंने हमें प्रपोज़ किया तो इनके पापा से बात हुआ तो इनके पापा बोले कि ये देखिए जब मेरा बेटा तैयार है तो हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, हम लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। शादी मतलब हम दोनों का फिर शादी रजामंदी के साथ कोर्ट मैरिज और रीति रिवाज के साथ हमारा शादी हुआ। प्यार हुआ था सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब में इनका वीडियो देखे थे तो वहीं पे इनका नंबर भी था तो नंबर से इनसे कांटेक्ट किए। उसके बाद इनको कॉल किए, इनसे बात किए तो 6-7 महीना तक इनसे दोस्ती टाइप का बात हम लोग का हुआ। उसके बाद इनसे शादी के लिए बात की। नौशाद की प्रेम कहानी सऊदी अरब में रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई और फिर उन्होंने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली सबल से निकाह कर लिया। अब वे पत्नी सबल की हर जरूरतों का ख्याल रखते हैं। सबल परवीन बिहार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। वे PCS अधिकारी बनना चाहती हैं। शादी जब से हुई है तब से तो हम ही देखते हैं इनको। बाथरूम वाथरूम ज़्यादा होता है तो हम ही लेकर जाते हैं, नहलाना होता है तो हम ही नहलाते हैं, कपड़ा भी इनका हम ही धोते हैं, खाना भी बनाना होता है तो ये भी कुछ का हेल्प कर देती है और खाना भी हम भी बना देते हैं, ये भी हेल्प करती है मेरा बनाने में और दोनों हम लोग मिलजुल कर करते हैं। अब जब नौशाद पत्नी सबल के साथ देवरिया में अपने गांव लौटे हैं तो उनकी प्रेम कहानी के चर्चों जोरों पर हैं। नौशाद सिलीगुड़ी में ही एक दुकान चलाते हैं और सबल एक YouTube चैनल चलाती हैं ताकि कुछ इनकम हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।